अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड और इसका हम पेपर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर ज़्यादातर पेपर जो है न्यूमेरिकल बेस भी है और ये आप देख सकेंगे इस मॉडल पेपर के अंदर कि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस मॉडल पेपर के अंदर है वो हैं 8। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? Complete the following table with the type of information that each of the given quantum number specify। आपने सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन देनी है कि ये क्या बताता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्वांटम नंबर है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता है आपको? ये बताता है आपको अगर थोड़ा डिटेल में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफाइज शेप ऑफ एन ऑर्बिटल या शेल। ठीक है। तो आपसे ये बता दें कि शेप बताता है ऑर्बिटल या शेल की, एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरे में क्या बताएंगे आप? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन बताते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका पार्ट भी लिखा हुआ है कंप्लीट द गिवन टेबल बाय मेंशनिंग द क्वांटम नंबर्स फॉर ईच ऑर्बिटल। इनके क्वांटम नंबर्स आपने मेंशन करने हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2p ऑर्बिटल की। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में बात करते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2p के अंदर L की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और 3d के अंदर L की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है एज़ीमुथल के अंदर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। 2p के अंदर इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, -1, 0 और +1 होती है। और 3d के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है 5 वैल्यूज देता है, -2, -1, 0, +1। प्लीज़ इसको +1 और +2 लिखें, 1 या 2 नहीं लिखें। स्पेसिफाई +1 और +2 करके करें। ठीक है। आपने एग्जामिनर को कोई भी मार्जिन नहीं देना कि वो आपके नंबर काटे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। आपने क्या बताना है? ऑर्बिटल ओवरलैप बताना है ए में, बी में और सी में इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ। किसके स्ट्रक्चर की बात करें हम? इथीन के स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है। अच्छा, अब ए है, ए के अंदर किसके दरमियान बॉन्ड बन रहा है? ये आपके पास है कार्बन और ये हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एस और sp2 ओवरलैप। ठीक है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड था वो कौन सा था? सिग्मा बॉन्ड था। हमें क्या बताना था? टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ये हमने ऑर्बिटल ओवरलैप बता दिया। अब इसको पूरा क्लियर कर दें ताकि एग्जामिनर को लगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, बी है, बी कहाँ पर है? बी ये रहा। बी ए, यहाँ सेंटर में क्या होता है? सी और सी होता है। ठीक है। तो ये सी और सी के दरमियान बॉन्ड है। ठीक है। सी और सी के दरमियान क्या बॉन्डिंग होती है? sp2 होती है। ठीक है। sp2 ओवरलैप हो गया मेरे पास। और ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? सी। सी किधर है? ये सी तो कार्बन वाला ही तो मैंने लिखा है। अच्छा, ये रहा सी। सही है। ये रहा सी। सी यानी इसके दरमियान है ये वाला, ये इसके दरमियान की बात कर रहा है। ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसके पास हमारे पास किसकी बात करें हम? आ, ये हमारे पास बात हो रही है पी एंड पी साइडवेज ओवरलैप की। ठीक है। साइडवेज ओवरलैप। और जो बॉन्ड भी इसके दरमियान बन रहा है वो कार्बन कार्बन का पाया बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। कार्बन कार्बन का पाया बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। पाई यूं भी लिख सकते हैं और पाई को आप यूं भी लिख सकते हैं। प्रेफरेबल ये होता है पाया बॉन्ड। ठीक है। आपको एग्जामिनर 3 पॉइंट्स के, हर पॉइंट का एक एक नंबर, तो आपको एक एक नंबर अवार्ड कर देगा। सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। इंश्योर करना है कि आपके 4 में से 4 के नंबर पूरे आए। जब भी न्यूमेरिकल सवाल आता है तो प्लीज इसमें इंश्योर करना है कि आपके यूनिट्स बिल्कुल एक्यूरेट रहें। और यूनिट्स एक्यूरेट रहने की उसने क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है, वो बताता हूँ क्या हिंट है। कैलकुलेट द मास ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि ये आपके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट 10 डेसीमीटर क्यूब है। ये आर के यूनिट्स देख लें। ये आर के, आर में डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है वॉल्यूम का जो यूनिट है ये डेसीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑफ ऑक्सीजन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे गिवन है टेम्परेचर केल्विन में, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ आपने क्या करना है? 80 + 273 कर देना है। ठीक है। 80 + 273 करेंगे तो कितना आएगा?
353 केल्विन आ जाएगा। सही है, ओके आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 3000 mm Hg प्रेशर mmHg में लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे आपको किस में गिवन है, यहाँ पे ATM में गिवन है, तो कन्वर्जन कर दें फौरन ही। अब आपको कन्वर्जन यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जब आप ATM से प्रेशर कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर अगर आपने 3000 मिलीमीटर मरकरी, Hg इज मरकरी, आपने जब इसकी कन्वर्जन करनी है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू 7/60 और 3000 डिवाइड बाय 760, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.985 ATM आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में कन्वर्जन का ये तरीकेकार है, ठीक है। बाकी आपके पास मोल है, मोल आपको निकालना पड़ेगा और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैथ्स निकालना है। मैथ्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जनरल गैस की इक्वेशन यूज करूंगा। जनरल गैस की मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। N क्या नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स जब निकलेंगे मेरे पास तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन मास आ जाएगा। सही है, कैसे निकालेंगे आए देखते हैं। N की वैल्यू क्या है, PV डिवाइड बाय RT, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू गिवन है 3.95, वॉल्यूम गिवन है 10 है, R की वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है क्वेश्चन में 0.0821 है। टेम्परेचर को मैंने कन्वर्ट कर दिया था केल्विन में, 353 हो गया। इस पूरे को जब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरे पास N की वैल्यू आ रही है 1.36 मोल। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने यूज़ करना, डायरेक्ट आंसर निकाल के ये वैल्यू लिखनी है 1.36, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है N का, स्मॉल m का मतलब होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको निकालना है, आपने क्या करना था, आपने स्मॉल m को मल्टीप्लाई कर देना था, ओ सॉरी 1.36 यानी कि N को मल्टीप्लाई कर देना था नंबर ऑफ मोल से, क्योंकि हम बात करें ऑक्सीजन गैस की और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास गिवन है हमारे पास 16 यहाँ पे, तो एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का गिवन है 16, ठीक है। आपने O2 का निकालना है, तो O2 का क्या होगा 32 हो जाएगा। सही है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें 43.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज करना है। देखिए इंश्योर करें कि बस जो भी आपके पास कांस्टेंट गिवन है ना क्वेश्चन में, खास तौर पर PV इज इक्वल टू NRT में R जो गिवन है, ये आपको बता देगा कि आपके जो यूनिट्स है ना ये क्या होने चाहिए, ठीक है। R की वैल्यू पर डिपेंड करती है हर चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपके पास। Calculate the solubility product KSP of AgCl if the solubility of AgCl is this at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, और मोलर मास ऑफ AgCl क्या होगा मेरे पास, वेरी इजी है। Ag का पता है, Cl का भी पता है, तो 107.86 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, इसमें 35.5 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 143.36 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा। सही है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी इसमें गिवन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आप इसको ग्राम पर मोल में लिखें। सॉलिबिलिटी स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे मसला होता है तो मैंने कहा जरा आराम से रीड कर लेते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, ग्राम पर। अच्छा इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे 143.36 से, तो मेरे पास जो सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी वो आएगी 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, और सॉलिबिलिटी मेरे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। आपने सॉलिबिलिटी की जो वैल्यू होती है जब हम KSP निकालते हैं तो इट इज ऑलवेज इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा AgCl है, इसकी निकालने के लिए अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ इन फॉर्म ऑफ आइंस तो ये आता है Ag प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर आता है, ठीक है। तो KSP की वैल्यू क्या आएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब मैं अगर Ag प्लस और Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, Ag का भी यही आएगा और Cl की भी वैल्यू यही आएगी 8.37 10⁻⁶, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, तो ये मेरे पास आ जाएगा KSP की वैल्यू, ठीक है। KSP की मेरे पास ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, सही। अच्छा उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अ बेस, और एक्सपेरिमेंट 1 2 3 के हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी भी कंसंट्रेशन दी हुई और इनिशियल रेट्स गिवन है हमें, ठीक है। कह रहा है डिड्यूस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड एंड बेस। बेस के हिसाब से और अल्काइल हैलाइड के हिसाब से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऑर्डर जो है वो अल्काइल हैलाइड के हिसाब से, अल्काइल हैलाइड के हिसाब से तो इसका ऑर्डर है वो है 1, और बेस जो है इसके हिसाब से जो ऑर्डर है ये भी 1 है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दी क्योंकि अगले अगले पार्ट में इसका रीजन देना ना। गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर इन पार्ट ए। अब मैं यहाँ पे आपको रीजन देता हूँ कि क्यों है। अब देखें जब एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 2 की तरफ आ रहे हैं हम, तो हमारे पास OHC कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट है। जब हमारे पास OHC कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो अल्काइल हैलाइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हो रहा है 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिएक्शन रेट क्या है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि OH की OH इज कांस्टेंट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। 1 to 2 मतलब एक्सपेरिमेंट 1 to 2, एंड आपके पास RCH2X का एंड रेट आर सेम in terms of ratio, so order is 1, ठीक है। अच्छा दूसरे का भी ऑर्डर 1 ही है क्योंकि उसका रेट भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज ही हो रहा है, सही है। तो आपके पास एक नंबर है तो आप एक ही पॉइंट लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स अवार्ड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन करना आपने, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे पहले, फिर मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे और फिर इसका 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होपफुली आपको पता होगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें या 1 केल्विन लिख दें, ठीक है। और मोलर के अंदर मोल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, अब यहाँ मोल का वर्ड ला दें, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें या 1 केल्विन लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पार्ट बी में आता है, इफ 650 जूल हीट इज अब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम, हीट जो है वो अब्सॉर्ब की गई है, जब हीट अब्सॉर्ब की जाती है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लिखते हैं, सही है। 650 जूल है एंड 450 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन जो है वो भी ऑन द सिस्टम हुआ इसलिए भी इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी आपके पास, डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी वो टोटल चेंज इन एनर्जी, क्योंकि दोनों अब्जॉर्ब हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है हमारे पास, तो वो वैल्यू आएगी मेरे पास 650 में 450 ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 1100 जूल आ जाएगा, सही है। अच्छा अब आगे आपके पास अपने CRQ कर लिए कंप्लीट, अब आपके पास आ गया ERQ का सवाल 7 मार्क्स का। CRQ ERQ का सवाल भी आपके पास लेंदी क्वेश्चन है। द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 99 ग्राम shows that it contains 4.04% hydrogen, 24.24% carbon and 71.72% chlorine. Atomic mass given है, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑफ द गिवन कंपाउंड इंक्लूडिंग कंप्लीट स्टेप्स ऑफ वर्किंग, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने निकालना है, ठीक है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इसको मैं ऑब्वियसली इट्स अ डिटेल क्वेश्चन, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पार्ट्स सॉल्व करवा रहा हूँ, पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमारे पास परसेंटेजेस गिवन थी ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा एक अजम्पशन कर लेते हैं कि अज्यूम करते हैं जो टोटल मास है, जो क्या नाम है उसका,
जो भी कंपाउंड है उसका 100 ग्राम है, उसकी आसानी हो जाएगी, जो वैल्यूज परसेंटेज में दिया है ना उसको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। अब जो मोल्स निकालने हैं ना, तो मोल्स बेसिकली जो परसेंटेजेस गिवन थी ना इसकी, अगर मैं मोल्स निकालूं ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा 4.04 डिवाइड बाय उसका मास कितना है, ठीक है, तो वो आ जाएगी 4.04 वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर हाइड्रोजन के बाद कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का कितना आएगा, कार्बन की परसेंटेज गिवन थी 24.24 और उसका मास कितना है 12 है, तो उसके मोल्स बन जाएंगे 2.02। इसी तरीके से अगर क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन की थी 71.72 था, इसको डिवाइड कर लें 35.5 से, तो क्या आएगा, वो भी यही आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। सही है। अब हमारे पास जो जब तीनों इसकी वैल्यूज आ जाती है मोल्स की, तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ताकि यूनिटरी मेथड आ जाए, डिवाइड ऑल बाय 2.02, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स बन जाएंगे 2, कार्बन के बन जाएंगे 1 और क्लोरीन के भी बन जाएंगे 1। सही है। इससे मेरे पास पहली चीज आ रही है, मेरे पास वो क्या आ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया इस कंपाउंड का, कार्बन पहले लिखते हैं, सी आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन लिख देते हैं, H2 हो जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। मैथ भी निकाल लेते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ निकालता हूँ अगर मैं, तो कार्बन का कितना है 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 2 है और इसका कितना है 35.5 है, 37.5, 38, 39.5, तो ये हो जाएगा 49.5 ग्राम। सही है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में मेरे पास एक चीज, कुछ और चीज, कोई और कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से मुझे मिल जाए, ये लिखा हुआ है, एक हिंट ये दी हुई है, रिलेटिव मोलर मास 99 ग्राम है, ठीक है। रिलेटिव मोलर मास मुझे क्या हेल्प कर रहा है, देखिए, मोलर मास जो गिवन है 99 ग्राम, वो मुझे ये हेल्प कर रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय इसका 99 है, ये आपके पास आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। सही है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में इससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, फैक्टर आ जाएगा 2 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो क्या आ जाएगा C2H4Cl2। सही है। तो ये एग्जामिनर मुझे 7 मार्क्स अवार्ड कर देगा जब मैं ये सारे स्टेप्स करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन दे दिया, बैलेंस द गिवन इक्वेशन यूजिंग द हाफ रिएक्शन मेथड। ये इक्वेशन गिवन है आपको, आपको ये कहा गया आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। शो ऑल द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग इन सीक्वेंस, सारे स्टेप्स दिखाने हैं और वो भी सीक्वेंस में दिखाने हैं, ठीक है। पार्ट बी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, PbO2 प्लस I नेगेटिव, और ये जा रही है Pb2 प्लस और I2 पे, ठीक है। तो हाँ, बस हम पहले बात करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। रिडक्शन में इसमें हाफ रिएक्शन क्या हुआ होगा, ठीक है। रिडक्शन में अगर बात करते हैं तो PbO2 की पहले बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जब रिडक्शन हुई है, रिडक्शन का मतलब है आपके हाइड्रोजन आइंस आ रहे हैं यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है आपके पास, Pb2 प्लस आ रहा है, और ऑब्वियसली यू हैव टू कंप्लीट दिस, 2H2O आ रहा है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पता कैसे चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये -2 होता है ना ऑक्सीजन का चार्ज, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, इसका मतलब है Pb यहाँ पे +2 +4 में है। अब वो +4 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जब बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं, और राइट हैंड साइड पे जब बैलेंस करते हैं तो वाटर ऐड करते हैं। इसी तरीके से जब मैं ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन करूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास वहां पे सिर्फ आई नेगेटिव है, तो 2 मोर आई नेगेटिव ले रहा हूँ, तो आउटपुट में मेरे पास 2 आ रहा है, क्योंकि 2 एटम्स है ना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। सही है। अच्छा, ये तो आ गया मेरे पास ये रिएक्शन। अब ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्या आएगा मेरे पास, ये लिखते हैं पहले PbO2
PbO2 आ गया, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स देखें, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पेंसिल से हल्का सा कट कर दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। 4H प्लस आ गया, ये वाला लिख दिया, इसके बाद ये वाला लिखें, प्लस 2I नेगेटिव आ गया। बस दोनों के अगर आप हाफ स्टेप्स के रिएक्शन लिख देंगे, उसी को कंबाइन कर दें, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिएक्टेंट साइड्स पे होंगे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे प्रोडक्ट साइड्स पे होंगे। बाकी आपने सब जहाँ जहाँ ये पीबी ये भी यहाँ पे था और ये भी यहाँ पे था, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपने अपना इसका फाइनल आंसर निकाल लिया। तो ये आपका इसका बैलेंस्ड हो गया और आपने इसको स्टेप्स में भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। Okay, coming towards the last question of this model paper, that is calculate the molarity of 500 centimeter cubes sulfuric acid solution neutralized by 18 gram of 6 decimeter cube of sodium hydroxide solution। और लिखा हुआ है atomic number और atomic masses given है and shows the complete steps of working। complete steps दिखाएं जी working के। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, 7 नंबर का एक ही सवाल दिया हुआ है इन्होंने, आए सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, बस क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ H2SO4, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डेसीमीटर क्यूब में कर रहा हूँ मैं, 1000 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, सही है। मैस ऑफ NaOH, ये अब तो अब आपको पता होगा सोडियम का होता है कितना, 20। मैस ऑफ NaOH का कुछ गिवन है इसको क्वेश्चन, अच्छा ये लिखा हुआ है calculated molarity of sulfuric acid neutralized by 18 gram of sodium hydroxide। Okay, so we will be using this mass of NaOH that is given to us is 18 gram, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है हमारे पास, वो है 6 डेसीमीटर क्यूब। चलो इसको भी तो कन्वर्ट नहीं करना। अच्छा, तो बैलेंस के इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी H2SO4 NaOH के साथ, आप इसको रिएक्ट करवाएं, प्रोडक्ट में देगा आपको Na2SO4 और पानी दे देगा, ये इसके भी 2 आ जाएंगे, इसके भी 2 आ जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ मोलर मैस, निकाल लेता हूँ। मोलर मैस ऑफ NaOH क्या आएगा? वेरी इजी, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 होता है, तो कितना हो गया? 23 16 39 प्लस 1 40 ग्राम हो गया, सही है। पूरा यूनिट्स कंप्लीट लिखना है तो 40 ग्राम पर मोल हो गया, एक मोल में 40 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मोल्स ऑफ, इसके मोल्स अगर मैं निकालता हूँ NaOH के, तो वो कितने आएंगे? 18 इसका मैथ्स गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 40, तो मेरे पास आ जाएगा 0.45 मोल्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 मोल इसका है और 2 मोल इसके हैं, ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल यूज हो रहा है तो NaOH के 2 मोल यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है इसमें 0.45 मोल्स अगर NaOH के हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के भाई कितने मोल्स हो गए? आधे हो गए ना। मोल्स ऑफ H2SO4 मेरे पास कितना हो गया? 0.45 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 0.225 हो जाएगा मोल, सही है। और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स कितने हैं? 0.225 और वॉल्यूम कितना है? ऊपर गिवन था ना, कन्वर्ट भी किया था 0.5, तो क्या आ जाएगा? 0.45 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इज द मोलैरिटी, सही है। तो इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ यू नो दैट, तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन राइट। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रॉम द ग्राफ, ओ सॉरी, सो माय बैड। पार्ट बी का पहला सवाल है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें। उसके बाद क्या है? यूजिंग द गिवन ग्राफ एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व्स शोन फॉर ईच सॉल्ट के लिए। ओके, सबसे पहले तो डिफाइन कर देते हैं सॉल्युबिलिटी। मैं सोच रहा हूँ डिफाइन मैं यहीं पे कर दूं, चलिए डिफाइन नीचे कर देते हैं, उसके बाद दोबारा ग्राफ पर आते हैं। डिफाइन सॉल्युबिलिटी को करते हैं, उसके बाद दोबारा ग्राफ पर आता है, ठीक है।
सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर दें, सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम amount of solute that can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature to form a saturated solution। ठीक है, ये तो आगे हमने डिफाइन कर दिया किसको, सॉल्युबिलिटी को। सही है। अब हम आते हैं वापस इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ग्राफ को देखें, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व शोन फॉर ईच सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कर्व बताएं। ओ माय गॉड, चलें। अगर मैं इसको देखता हूँ CaCl2.6H2O, फिर CaCl2.4H2O, फिर देखता हूँ CaCl2.2H2O, ये तो बड़ा कोई अजीब सा कर्व है। इसके बारे में हम क्या कहें, तो इसके बारे में, इस कर्व के बारे में हम करेंगे, मेंशन करेंगे इस कर्व को। इसको कहेंगे दिस इज सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है, ये आपने लिखना वहीं पर ही है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सामने नजर आ रहा हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी कर्व हो रहा है हमारे पास। अब किस वजह से हो रहा है ये भी तो लिखना है। ड्यू टू, आपको देखने में क्या नजर आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। दिख रहा है ना सामने, हाइड्रेटेड फॉर्म चेंज हो रही है भाई, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कर्व चेंज हो रहा है। कितना आसान रीजन है। देखिए यहाँ पे 6 मोल्स हैं वाटर के, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो क्या, सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी कर्व ड्यू टू चेंज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, दोबारा एक दफा बोल रहा हूँ, सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी कर्व ड्यू टू चेंज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। आपके पास एक कर्व को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, वी कैन सी ग्राफ ऑफ, एक KCl का ग्राफ है, और एक ये देखें, एक ये K2Cr2, ये OCN, ये दोनों ग्राफ इंक्रीज हो रहे हैं। देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये एक एक्सपोनेंशियल जा रही है। तो KCl और K2Cr2O7 के बारे में हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमारे पास इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, आप सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर हो रही है। सही है, आप ये हेडिंग डालें, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, और आगे लिख दें KCl और K2Cr2O7। सही है, आपके पास एक ये पॉइंट बन गया, एक ये मार्क मिल जाएगा आपको, एक यहाँ से एक मार्क ये मिल रहा है, 2 मार्क मिल गए। अच्छा, उसके बाद देखें Na2SO4.10H2O, फिर ये नीचे जा रहा है कर्व, और ये दूसरे का भी कर्व जो है आपका डिक्लाइन हो रहा है। अब ये कह सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास ये वाला जो है, क्या नाम है, तीसरा जो पॉइंट है, ये हो रहा है डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। सही, किसकी हो रही है, आप एग्जांपल में लिखते हैं Na2SO4 और कॉमा ये जो दूसरा नाम है Ce2SO4 राइस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, देखिए प्लीज क्वेश्चन के ना मार्क्स देख के उसका आंसर लिखिएगा। वहां हमारे 5 नंबर का था, हमने दो उसका सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी और ये 3 पॉइंट्स लिख दिए, एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा। अब रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रॉम द ग्राफ, grams of undissolved potassium dichromate that settles at bottom of the beaker when 70 gram of it is mixed in 100 gram of water at a temperature of 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं ग्राफ को देखूं, K2Cr2O7 ये रहा, और 50 ग्राम पे इसकी वैल्यू मेरे पास ये है। ठीक है, 50 ग्राम पे इसकी जो वैल्यू है वो है ये, मेरे पास 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, अनडिजॉल्व पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना हो गया, 70 ग्राम मुझे गिवन है। ठीक है, सेटल हो गया नीचे की तरफ, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू 40 ग्राम है, तो कितना बच गया मेरे पास, 30 ग्राम बच गया। बस इतना सा लिखते हैं, एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर है ना और 2 पार्ट्स हैं। फिर बोल रहे हैं टाइप ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड व्हेन 50 ग्राम of it is dissolved in 100 gram of water at 80 डिग्री सेंटीग्रेड।
देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये एमसीक्यूज़ का सवाल हो गया, ठीक है? तुक्का आप लगा सकते हैं लेकिन लॉजिकल रीज़न से आंसर दीजिएगा। इस सवाल का जवाब या तो सैचुरेटेड है, या तो अनसैचुरेटेड, या तो सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है? देखना क्या हमने एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वो देखना केसीएल का देखना है। ये जा रहा है, 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 केसीएल कहाँ पर है? ये रहा। ये है केसीएल जिसको मैंने सर्कल भी कर दिया, ठीक है? इसका ग्राफ चाहता हूँ तो ये क्या है? भाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो 50 ग्राम है और यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में वो भी 50 ग्राम है, दोनों का मास 50 ग्राम है, तो फिर ये क्या हो गया? ये सैचुरेटेड हो गया, ठीक है? उसने रीजन नहीं पूछी, उसने कहा सिर्फ टाइप बता दें, तो आपने टाइप में क्या लिख देना है? यू कैन राइट इन द टाइप एज सिंपल सैचुरेटेड, ठीक है? साइड पे लिख देता हूँ इसका आंसर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सही है? जब आप सैचुरेटेड लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा? यस, सैचुरेटेड यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसका आंसर सही से लिखें। प्लीज आंसर जो है वो लाइंस पे लिखिएगा और ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो।